अगर सपने बड़े हैं तो कोशिश भी बड़ी करनी होगी। गाइस, आप जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि हम जो है वो एक दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन पढ़ रहे हैं, एक हफ्ता पढ़ रहे हैं, एक महीना पढ़ रहे हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, अपने रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पर अपने रूटीन को जो है बस फॉलो करो, आपका काम होगा। सिर्फ रूटीन को फॉलो करना है। यहाँ पर आप जैसे कि एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि यार मुझे ये फलाना जो सब्जेक्ट है उसको इतने दिनों में कंप्लीट करना है। आज ये फलाना टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं। स्टिक टू दैट। मेक अ टाइम टेबल, स्टिक टू दैट। और या किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा देते हैं ऑन टाइम। या फिर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही हुआ है कि हमारे बैचेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी सेम चीज, हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि आपको कंसिस्टेंट रखना, आपको बिजी रखना। क्योंकि इस एग्जाम में आपको अपने आप को बिजी रखना है जितना हो सके उतना। राइट। तो बड़ी कोशिश जो है वो करनी पड़ेगी। राइट। कोशिश भी बड़ी करनी होगी। अगर सपने बड़े हैं तो आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। सिर्फ 1 से 1.5 साल की मेहनत और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के राजा होगे। और फिर कुछ सालों के बाद इस कंट्री के अंदर राज आपका चलेगा। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस को। गाइस गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। डेट याद रख लो, 22 मई 2022। इस दिन अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है। यार लाइव टेस्ट है, बहुत हजारों की मात्रा में लोग इस टेस्ट में अपीयर होंगे। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल अपीयर हो उस टेस्ट में और देखिए कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या रैंकिंग है। जो स्टूडेंट 5 जून 2022 को सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो तो बिल्कुल दो, और जो स्टूडेंट 2023 में अपीयर होने वाले हैं वो भी दो। क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और ये लाइव टेस्ट होगा, 11 बजे शुरू हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मिस मत करना। आज के आज एनरोल कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। अनअकैडमी खुद आपको ईमेल भेजकर, एसएमएस भेजकर आपको टेस्ट से पहले इन्फॉर्म कर देगा कि भैया टेस्ट होने वाला है, रेडी हो जाओ। तो एनरोल कर लो। 22 मई को टेस्ट है, 11 बजे टेस्ट शुरू होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट है। उसके बाद फिर टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। और टॉप 3 रैंकर्स को भाई साहब मैकबुक एयर जीतने का मौका है, और आईपैड जीतने का मौका है, और सैमसंग मोबाइल जीत सकते हो। तो बढ़िया तैयारी करो, बेहतरीन टेस्ट दो। और इवन 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को 10,000 के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका है, 5,000 के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका है, 2,000 के वाउचर जीतने का मौका है। और आपको कोड यूज करना है झासर, JHASIR, कैपिटल लेटर में झासर कोड यूज करना है। इवन पता है एक और चीज, दिल्ली एनसीआर में, प्रयागराज में, जयपुर में, पुणे में, हैदराबाद में, इन सिटीज में अगर आप हैं तो भैया ऑफलाइन भी जाकर दे सकते हो टेस्ट, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। और सीसेट का टेस्ट होगा 12:30 से 2:30 बजे तक। बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट भी अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है फ्री में। बिल्कुल भाई, ये सब चीजें फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा जो है वो नहीं देना। बिल्कुल टेस्ट दो आप। राइट। और झासर कोड यूज करना है, कैपिटल लेटर में JHASIR। तो एनरोल कर लो सभी के सभी, बिल्कुल फ्री में। स्कॉलरशिप टेस्ट भी होती है अनअकैडमी की डेली बेसिस पर, और इनका करंट अफेयर्स भी रहता है अनअकैडमी का ऑन अ रेगुलर बेसिस पर, उसकी भी टेस्ट सीरीज चलती है। एक सैटरडे को पाथ फाइंडर की भी टेस्ट सीरीज आती है, पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज शाम में 5 बजे। इसको भी दिया करो सभी लोग। 25 एमसीक्यू होते हैं, सिर्फ 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। राइट। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। और डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट भी जो है वो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे, प्रशांत धवन जी के। राइट। तो उनके भी टेस्ट दिया करो आप। तो चलो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, फटाफट एनरोल हो जाओ अनअकैडमी में और अब लेक्चर को अपने कंटिन्यू करो। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दिखाई दे रहा है आप लोग को न्यूज़पेपर सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो रशिया जो है गाइस ये सस्पेंड कर रहा है गैस के सप्लाईज को फिनलैंड में। फिनलैंड में अब रशिया गैस का सप्लाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसके पीछे की कोई वजह आप मुझे बता सकते हो? कल परसों मैंने आपको पढ़ाया, क्यों आया था मुद्दा फिनलैंड का? कम ऑन, रिस्पॉन्ड करो। आप लाइव सेशन ले रहे हो, लाइव क्लास ले रहे हो, बट अच्छा मैं और स्टूडेंट्स को बता दूं जो स्टूडेंट यूट्यूब पर ये लेक्चर देख रहा है, गाइस रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग में 9 बजे लाइव क्लास आपकी होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे वाले दिन शाम में 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। सो
आपको अगर लाइव क्लास अटेंड करनी है, प्राइवेट लाइव क्लास, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर देख लीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर एक गूगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप भर दीजिएगा, आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो ऐड कर दिया जाएगा प्राइवेट ग्रुप में। बिल्कुल सही बात कही है आप लोगों ने कि फिनलैंड ने अभी नाटो को ज्वाइन किया है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन दी है, तो इसीलिए रशिया जो है वो फिनलैंड के साथ अपने रिलेशन पूरी तरह से बंद कर रहा है। बिल्कुल सही, यही तो अवेयरनेस है, राइट? यही आपको अवेयरनेस जो है वो रखनी है। अभी देखिए वापी का मुद्दा, ज्ञान वापी का केस, हम लोग को क्या केस देखने को मिल रहा है पता है सभी लोग को इस केस के बारे में? राइट, मस्जिद का केस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, मस्जिद के अंदर शिवलिंग जो है वो मिले हैं, राइट? तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि केस को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास वाराणसी में। तो ये चीज बस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इससे रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन अभी नहीं आया है। कुछ आता है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेगासस के बारे में पता है आपको? पेगासस स्पाईवेयर, इजरायली कंपनी का ये पेगासस है। पता है आपको पेगासस के बारे में? यस, ये पेगासस स्पाईवेयर जो था वो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो है, राइट, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, इवन जजेस, तो उनके फोन को जो है वो ट्रेस किया गया था, मतलब टैप किया गया था, राइट? फोन में जो है वो ये डाल दिया गया था और उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी लोकेशन, इवन ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको पता भी नहीं रहता कि आपके फोन का कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है, फोन का माइक जो है वो ऑन रहता है कि जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी पूरी बात जो है वो सुन रहा हो। तो ये चीज है पेगासस स्पाईवेयर की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी जो टेक्निकल कमिटी जो है, इसने अभी तक 29 मोबाइल के डिवाइस को टेस्ट किया, जिसमें पाया गया कि ये सब जो मोबाइल्स हैं वो पेगासस मालवेयर से इन्फेक्टेड है। तो इसको लेकर एक छोटी सी न्यूज थी, ये बोल रहे हैं कि आगे चल के और रिपोर्ट जो है उसकी आएगी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और फ्रंट पेज की न्यूज में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग को 2021 और 2022 में देखने को मिला। हाईएस्ट एवर फिगर है 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का। फिर एक न्यूज हम लोग को और देखने को मिल रही है, तो तेलंगाना पुलिस ने एक्चुअली 2019 में 4 लोगों का जो है वो 4 लोग जो गैंग रेप में जो है वो इन्वॉल्व थे, तो उनका एनकाउंटर कर दिया था, राइट? तो ये इसी के खिलाफ जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी जो है वो बैठाई थी, और इंक्वायरी कमीशन ने जो है यही कहा कि ये गलत है और उनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक चीज थी, हालांकि जानकारी के लिए। और ये टनल जो है वो, एक एक व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो गई श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के दौरान, राइट? तो ये फ्रंट पेज की न्यूज है, दैट्स व्हाई मैं इसको जो है वो आपको बता रहा हूँ। आपको पता है दिल्ली के अंदर 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो उसको यूनिफाई किया जा रहा है, एक में बनाया जा रहा है, ये वाली चीज आप ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट? सो बताया जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर अश्विनी कुमार जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ज्ञानेश भारती, तो ये स्पेशल ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज थी, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताई, राइट? तो इसमें हालांकि कुछ खास काम की चीज नहीं है, एडिटोरियल आज का बहुत काम का है, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज बहुत काम किया आज, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड पेज जो है वो आपका सिटी से रिलेटेड पेज होता है, दिल्ली सिटी से, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। बस दिल्ली फायर सर्विस थोड़ा सा बस आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है वो 2 रोबोट जो है वो इंडक्ट कर लिए, शामिल कर लिए हैं दिल्ली के अंदर फायर फाइटिंग से लड़ने के लिए, राइट? तो अब आप इसका इस्तेमाल मेंस में कर सकते हैं, ये फैक्ट का इस्तेमाल की देखिए, दिल्ली के अंदर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रकार से जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आग वगैरह लग जाती है, उससे निपटने के लिए। बाकी कुछ खास काम का नहीं है थर्ड पेज के अंदर। फोर्थ पेज की बात करें तो फोर्थ पेज में भी अपना कोई रिपीटेड टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है और काम की न्यूज नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ पेज स्टेट का पेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये अपने लिए काम का नहीं है, इसमें कोई कोई न्यूज है वो काम की नहीं आई है। सेवंथ पेज के अंदर भी कोई न्यूज है वो आपके लिए काम की नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। अब चलिए, अब डायरेक्ट एडिटोरियल की तरफ जो है वो हम लोग आ रहे हैं। बहुत ज्यादा काम का ये एडिटोरियल है, बहुत अच्छे से इस चीज को जो है वो हम लोग कवर करेंगे, एक एक चीज इस एडिटोरियल की। जनरली होता क्या है कि मैं आप लोग को एडिटोरियल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो आपको बस बता देता हूँ कि जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए सिंपल शब्दों में। बट ये वाला जो आर्टिकल है इसमें अपन थोड़ा सा डिटेल में पूरी चीज कवर करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल आपके इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल की अगर मैं सार की बात करूँ, इसका सार जो है वो क्या है,
अल्टीमेट जो बात जो है वो इस आर्टिकल के अंदर जो कही गई है, एक मिनट, ये बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो जान दो उसको, ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है एकदम, कुछ चीज बेचने वाले लोग जो है वो अपने साथ ये लेकर आ जाते हैं, बूफर जो है वो लेकर चलते हैं चोंगे वगैरह, चलो एनीवेज। तो इसका जो है वो सार ये है कि यार अभी जो है वो समय आ गया है कि हमें, स्पेशली हमारे जो लीडर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो पर्सनालिटीज हैं, जो लीडर्स जो हैं, वो तक जो है वो फेल हो गए, वो तक जो है वो सत्ता से उतर गए इकोनॉमी के गिरने के कारण। क्योंकि इकोनॉमी अगर स्ट्रांग रहेगी, लोग अगर खुश रहेंगे, जॉब्स रहेगी लोगों के पास, तो सरकार गिरेगी कभी नहीं। तो सरकार, ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है तब गिरती है जब लोग खुश नहीं होते हैं, एंड दैट इज ट्रू, राइट। और लोग जो है वो इकोनॉमिकली खुश रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये वाली बात इसके अंदर जो है वो पूरी तरह से कही गई है। चलिए बिल्कुल एक एक करके चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सुहासिनी हैदर, इनका ये आर्टिकल है, और इनके बारे में हालांकि मैंने देखा इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर तो नहीं दी गई है, राइट। ये द हिंदू की ही मुझे एडिटर जो है वो लग रही है, राइट, क्योंकि हिंदू का ही इनका ईमेल आईडी जो है वो है, राइट। चलिए एनीवेज हम बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत सारी काम की चीज आपको मेंस में इसमें लिखने के लिए मिलेगी। तो लेट 2016 में सीनियर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल की मीटिंग हुई नेबरिंग कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के एनवॉय के साथ, डिप्लोमेट्स वगैरह के साथ। और उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी, उसकी जो पॉलिसी थी मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी थी। हमने सभी को हड़काया था। कैसे हड़काया था? पाकिस्तान को तो आपको पता है, सीधे सीधे उसको जो है वो हमने नोटिस भेज दिया कि टेरर अटैक में तो इन्वॉल्व हो, टेरर फंडिंग करते हो, टेरर फाइनेंसिंग करते हो, राइट है कि नहीं? रिस्पॉन्ड करते रहना कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्ड करते रहना, राइट। और इन्होंने जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स भी जो है वो कैंसिल कर दिए, राइट, पाकिस्तान के साथ, कि हमें कोई बातचीत अब पाकिस्तान के साथ नहीं करनी। अब ये बात हो गई एक पाकिस्तान की, ठीक है। ये मस्कुलर पॉलिसी की पहले मैं बात कर रहा हूँ, मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी मतलब गुंडागर्दी वाला रोल हमने किया, गुंडागर्दी जैसे कड़क रोल, कड़क सख्ती वाला रोल किया, बताते हैं लोगों को मैं। फिर दूसरा हम बरसे श्रीलंका के ऊपर, राइट। राजपक्सा की जो सरकार हम लोग को देखने को मिली थी, उसके ऊपर हम लोग बरस गए थे। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा था, और उसकी चाइना के साथ इन्वॉल्व होने के कारण हमने उससे रिलेशन खराब किए, राइट। सेकंड पॉइंट, ये चाइना के साथ ये चीज आपने देखी हुई है, पहले आपने ये सब चीजें ऑब्जर्व करी हुई, आपको भी पता है कि पहले इंडिया ने श्रीलंका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब किए, पाकिस्तान के साथ तो है ही खराब, अभी भी है ही खराब, ऐसा पाकिस्तान तो वो परमानेंट खराब वाला माहौल है अभी, राइट। नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की अगर हम बात करें, आपको नेपाल के एक दो मुद्दे में याद दिलाता हूँ। ये लिपू लेक वाला जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है, ये काला पानी वाला मुद्दा जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। लिम्पिया दूरा लिपू लेक वाला याद आ रहा है आपको? ये वाला जो क्षेत्र जो हम लोग को उत्तराखंड के पास वाला देखने को मिलता है, विवादित एरिया जो है, राइट। तो वहां पर उसने क्या किया, नेपाल ने एक मैप जारी कर दिया, और मैप जारी करके, बिल्कुल सही लिखा रिंकी जी, नेपाल ने जो है वो मैप जारी किया, और मैप जारी करके उसने ये चीज दिखा दी कि कुछ एरिया जो है, जो विवादित एरिया है, जो इंडिया के कंट्रोल में आते हैं, वो नेपाल के कंट्रोल में आ गए। तो उससे हम गुस्सा हुआ, नेपाल के ऊपर हम बरस गए। ये क्या तरीका है? हमने उससे बातचीत करना भी जो है बंद कर दिया था नेपाल से, राइट। ये चीज आपने देखी है ऑलरेडी, है ना। अब हुआ क्या, ये जो टफ मैसेजिंग थी, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने हमें फायदा नहीं दिया, बल्कि इसने हमें नुकसान ही दिया, राइट। कैसे नुकसान जो है वो दिया? क्योंकि इन कंट्री से कटने के बाद दूसरी कंट्रीज के लिए, देखो जो भी आप करोगे इंटरनेशनली एक मैसेज जाएगा बॉस। एग्जाम्पल के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, राइट, आपकी कैबिन में कोई भी आते हैं शिकायत लेकर, आप उन पर बरस जाओ, यार गलती तुम्हारी है, कड़क तरीके से बात करो, बदतमीजी कर दो कभी कभी लोगों के साथ, कि खड़े रहो वहां पे जाके ऐसे करके, कि आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो, कोई आ गया, अरे खड़े हो, बाहर जाके खड़े हो, आपने चिल्ला चोट कर दी, तो क्या होगा, वो बंदा बाहर जाकर दूसरों को बताएगा कि यार यार ये बदतमीजी हो रही है कि नहीं? होगा यही ना। सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखो आप। इंटरनेशनली क्या होगा, जब ये हमने कांड किया तो क्या मैसेज चला गया इंटरनेशनली कि अरे यार इंडिया जो है वो शक्ति दिखा रहा है, इंडिया जो है वो बातचीत करने के मूड में नहीं है, इंडिया लड़ने के मूड में है। तो उससे क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज भी जो है फिर वो आगे आगे आकर हाथ नहीं देती है,
आगे आकर हाथ नहीं मिलाती। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हालांकि हमने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करी, बट अभी भी हमारी पॉलिसी कुछ केस में मस्को लगा। आपको पता है कि अफगानिस्तान की भी अगर मैं एग्जांपल, वो भी आएगा इस एडिटोरियल के अंदर भी, अफगानिस्तान का मुद्दा भी है। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के साथ हमने बातचीत करना बंद कर दिया था जब से वहां पर तालिबान ने अपना कंट्रोल जो है वो किया। पता है ना, ये बात सभी लोग को पता है। हमने अफगानिस्तान से बातचीत करना टोटली ऑफ कर दिया था, टोटली जो है बंद कर दिया। हमने कहा कि हम बात ही नहीं करने वाले उससे। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जो सेंट्रल एशिया के अंदर ब्लॉक्स बनने लगे, ग्रुप बनने लगे, गैंग बनने लगी, जिसमें हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, हमें ऐड नहीं किया गया। राइट? क्यों? हमारे इसी अप्रोच के कारण कि हम जो है यार इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए। तो ये क्या हुई? क्या ये हमारे फेवर में हुई? ये हमारे फेवर में नहीं हुई। डिड नॉट फाइंड मच फेवर ओवर टाइम। इस प्रकार की टफ मैसेजिंग। फिर क्या हुआ? जब मोदी गवर्नमेंट का सेकंड टर्म आया, तब पता लगा कि नहीं यार, अब हमको थोड़ा सा शांति का माहौल जो है वो बनाना है। बहुत हो गई गर्मा गर्मी, थोड़ा शांति का माहौल बनाते हैं। तो शांति का माहौल बनना शुरू हुआ, बट हाँ, पाकिस्तान के साथ नो शांति। ठीक है, बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ हमने शांति का माहौल किया। हाई लेवल विजिट्स हुई, राइट, मिनिस्टेरियल विजिट्स हुई, और इसके अलावा हमने डेवलपमेंट एड जो है वो एक्सटेंड किए, पैसे वगैरह प्रोवाइड किए, राइट, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को करना शुरू कर दिया, राइट। तो हमने क्या किया? धीरे धीरे करके चेंजेस करना शुरू कर दिया। अब अप्रोच में किस तरीके के चेंजेस आए? तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था 2016 से लेकर अभी तक का, वो किस तरीके का है? अगर हम बात करें म्यांमार की, नेपाल की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, तो एक चीज जो है वो इस प्रकार की देखी गई है कि हमने किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इंटरफियर नहीं किया। अब जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स, ये आपके मेंस में बहुत हेल्पफुल है कि इंडिया आज की, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपसे पूछी जाएगी जीएस पेपर 2 के अंदर। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखिए कि हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ पॉलिटिकली इंटरफियर नहीं करते हैं, उनके पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करते हैं, उनके पर्सनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करते हैं, पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफियर नहीं करते हैं। ये लिखिए आप, पहला पॉइंट, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी भी दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है, अफेयर्स होती है, उसमें कभी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। आपके घर पर जैसे कि आपकी भाई आपकी बहन के साथ लड़ाई चल रही है, तो आपका पड़ोसी आ जाए, तो आप पसंद करोगे क्या? बिल्कुल पसंद नहीं करोगे कि भाई हमारी घर का मामला है। और कभी भी अपने घर के मामले में तीसरे बंदे को मत बुलाना, इन्वॉल्व करना। घर के मामले में तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करोगे तो आपका घर तोड़ेगा वो। पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब चीजें सीखने वाली लोग सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है, बहुत समझना है, सीखना है, अप्लाई करना है, आपको ऑफिसर बनना है। तो ये टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ये डिप्लोमेटिक टेक्निक्स होती है। किसी के पर्सनल अफेयर में, पर्सनल जो चीजें हैं उसमें इंटरफेयर मत करो। आपके फ्रेंड की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मत झांको, मत पूछो। फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, फ्रेंड, वो खुद से बताए तो गुड, नहीं बताए तो इट्स ओके, बिकॉज सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। एक बार रिपीट कर दूं? बिल्कुल रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट, हम नेबरिंग कंट्रीज के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इंटरफियर नहीं करते हैं, राइट। तो हमने इंटरफियर नहीं किया हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ। तो ये हमारा, ये आज की डेट में पॉलिसीज है, राइट, फॉरेन पॉलिसी। दूसरी, वन साइज फिट ऑल अप्रोच को हमने बंद कर दिया, अबेंडन कर दिया। अब ये वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच क्या है, फिट्स ऑल अप्रोच क्या है? तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है या साउथ एशिया वाली जो कंट्री है, वो एक ही तरह की पॉलिसी सभी कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो, बिल्कुल नहीं। हम क्या कर रहे हैं, वो कंट्री को देखकर कि कंट्री किस टाइप की है, उसको देखकर उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, उसको देखकर उसके साथ डिप्लोमेटिक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। गेटिंग इट? तो ये सेकंड पॉइंट कि हमने अबेंडन कर दिया वन साइज फिट ऑल अप्रोच को इस क्षेत्र में, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट, तो ये बात हो गई। अब म्यांमार के अंदर क्या किया? मोदी सरकार ने कंटिन्यू किया अपना एंगेजमेंट को, राइट, अपने रिलेशनशिप जो है वो इवन म्यांमार की मिलिट्री के साथ, जुंटा के साथ जो है वो स्ट्रेंथन किए, मजबूत बनाए। क्यों? उसकी पीछे की वजह भी आपने अगर पढ़ा है मेरे साथ पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो यू नो अबाउट इट वेरी वेल,
कि म्यांमार की जो मिलिट्री है ये हमें सपोर्ट करती है। नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया रिंकी जी, वी हैव इन्वेस्टेड इन म्यांमार, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार के अंदर। बट द पॉइंट इज मैं मिलिट्री की यहां पर बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यांमार के अंदर ऑंग सैन सूकी की जो सरकार है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, इसको गिरा दिया वहां की मिलिट्री ने और टेक ओवर कर लिया। आपको पता है वहां पे तख्ता पलट हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था, राइट? तो आप जानते ही हैं। तो हमने मिलिट्री को भी वहां पर सपोर्ट किया, उसके साथ बात करना शुरू करी, बिकॉज वो जो मिलिट्री है वहां की, इवन हमने ये तक कहा था कि मिलिट्री को कि यार आप जो है वो वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लेकर आओ, इस प्रकार से मिलिट्री रूल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मिलिट्री कूप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तख्ता पलट ऐसा ठीक नहीं है, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आइए। तो हमने उनको कहा था, बट वो हमने बहुत बाद में कहा था, क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां की मिलिट्री हमें किस तरीके से हेल्प करती है, जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है ना गाइस, नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया, वहां पर बहुत ज्यादा इंसर्जेंट्स हैं। तो यस, बिल्कुल सही कहा, वहां पर बहुत ज्यादा इंसर्जेंट्स हैं, तो ये जो मिलिट्री है ये इंसर्जेंसी को रोकने में हेल्प करती है कि उस क्षेत्र में, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें भी यहाँ की मिलिट्री हमें सपोर्ट करती आ रही है सालों से। तो ये तो म्यांमार के केस में हमने देखा कि चलो ठीक है, हमने बातचीत करना शुरू कर दी, मिलिट्री से भी अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट किया। अब अफगानिस्तान के केस में, हालांकि इनिशियली हमने तालिबानियों के साथ बातचीत नहीं करी थी, बट फिर हमने बातचीत करना शुरू कर दी। जब अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी भाग गया था अपनी कंट्री छोड़ के, तो उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, नाटो की फोर्सेस हटी, पूरा आपको माहौल पता होगा कि जो अफगानिस्तान में पूरा माहौल रचा था, नाटो की फोर्सेस हटी और क्या हुआ, तालिबानियों ने जो है वो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। तो अफगानिस्तान के केस में भी हम तालिबान से बातचीत करना हमने शुरू कर दिया कि चलो ठीक है यार, क्योंकि हमें भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व पहले नहीं कर रहे थे हम, वो हमारी गलती थी और उस गलती का हर्जाना हमें भुगतना पड़ा, राइट? तो वाली चीज भी आपको पता है क्यों, क्योंकि हमें इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा था इंटरनेशनल टॉक्स में। तो ये अफगानिस्तान का एक केस हमने देखा। अब नेपाल के केस पे आ जाओ। नेपाल में प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जब ये पावर पे आए, सत्ता पे आए, जब हमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने केपी ओली की सरकार जो है वो डिसमिस कर दी थी, राइट? तो उस समय हमने उनके साथ जो है वो चर्चा करना शुरू कर दिया। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर पब्लिक प्रोटेस्ट ने हुआ और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा को रिजाइन करना पड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण, और प्रेसिडेंट गोडबाया राजपक्सा ने अपॉइंट किया राइवल और अपोजिशन लीडर रेनिल विक्रम सिंघे को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, है ना? तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में तो हमने इग्नोर ही किया, इवन वहां के जो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ जो आया, उसको तो हमने इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। इमरान खान से मेरी बातचीत होती थी, बट अब बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी जो अभी हमने देखी कि हमारे आसपास की कंट्रीज के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप बिल्डअप हुए। अब देखिए, पीपल मोर देन लीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पीपल मोर देन लीडर। सेकेंड लेसन जो न्यू दिल्ली को सीखना चाहिए, राइट? आज की डेट में हमारा जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर, वहां पर कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर, ना कि उनके ऊपर जो कि पावर में है। तो क्या ये अप्रोच सही है? हम हमारी नेबरिंग कंट्री पर फोकस करते हैं लोगों के ऊपर। जैसे अब इसमें देखो, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है जो आप एग्जांपल यूज कर सकते हो। अब आप मुझे बताना कि ये अप्रोच सही है कि नहीं। देखिए, पहले सुनिए, जैसे अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान से हमारी बातचीत नहीं होती है, बट हमने पाकिस्तान से बातचीत करी। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर गेहूं भेजना था, राइट? अफगानिस्तान के अंदर लोग भूखे मर रहे थे, तो लोगों की सहायता करने के लिए, और वैसे भी यार हम तो, हमारा देश ऐसा है कि हम सहायता करने के लिए आगे हमेशा रहते हैं और रहना ही चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी तालिबानियों से बात नहीं हो रही थी, पाकिस्तान से हम बात करना पसंद नहीं करते, बट फिर भी हमने पाकिस्तान से बात करी कि यार चल, वो उधर अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाना है, पहुंचवा यार, चल हमें पहुंचवाना है। तो हमने ऐसे करके उससे बात कर ली। क्यों? क्योंकि हमें हेल्प करनी थी वहां पर लोगों की। दैट इज वेरी गुड। बट माई क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, आई वॉन्ट यूर आंसर। मेरा क्वेश्चन है कि इस प्रकार की अप्रोच क्या हमारी सही है, कि हमारा फोकस जो है वो लोगों पर है? Our focus is on people in the neighborhood rather than just those in power. सही अप्रोच है। आपको कभी भी किसी अप्रोच को टोटली 100% एब्सोल्यूट नहीं बोलना है, क्योंकि कभी भी कोई अप्रोच जो होती है वो एक तरफा नहीं होती है। यस, बिल्कुल सही जवाब, फोकस ऑन बोथ। हमें लोगों पर भी फोकस करना है, लीडर पर भी फोकस करना है। अरे भाई, आप मेरी बात सुनिए, अगर हम लीडर के साथ बना के नहीं चलेंगे, हम सिर्फ लोगों लोगों की सोचेंगे, तो उनके लोग हमारा क्या कर लेंगे? करेगा तो लीडर ही ना।
करेगा तो लीडर ही। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज समझना ही कि डिस्पाइट कोई भी हमारा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं था, बट फिर भी हमने उससे बातचीत करके गेहूं जो है वो पहुंचवाया। अब तो ये बात करी हमने, ये एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से हम लोगों पर फोकस करते हैं। श्रीलंका के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो है वो श्रीलंका में रहने वाले लोगों के साथ है, राइट, इस प्रकार का। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। एक मिनट। ठीक है, तीसरा लेसन। तीसरे लेसन में हमने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, जो हमें दिखाई दे रहा है तीसरा लेसन, कि बांग्लादेश, ये केस जो है अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि बांग्लादेश के अंदर काफी इश्यूज जो है वो होना शुरू हुए। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, तो दुर्गा पूजा के समय पर उनके अगेंस्ट वायलेंस, मतलब वायलेंस हुआ, वायलेंस हम लोग को देखने को मिला, राइट, बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट दुर्गा पूजा के दौरान। वो भी चीज हुई। दूसरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमें देखने को मिला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का क्या बोलता है? तीन कंट्री की बात करता है। कौन सी तीन कंट्री गाइस, बताओ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इन तीन कंट्री से छह माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन तीन कंट्रीज के अंदर छह माइनॉरिटी कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिंदू, सिख, राइट, जैन, तो आप जानते हैं। तो ये छह माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर इन तीन कंट्री से आती है तो उनको इंडिया जो है वो सिटीजनशिप ऑफर करेगा। अब बांग्लादेश के केस में डू यू नो, इसमें इस आर्टिकल में जो चीज बताई जा रही है बिल्कुल सही की जा रही है कि हम अपने रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर भी हमने बात नहीं करी। हम डिप्लोमेटिक जो मुद्दा था हमारा उसको भी हमने डाउन रखा, बांग्लादेश के साथ हमारी बात ना बिगड़े। इवन जो रूल्स जो तैयार नहीं किए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, उसको प्रॉपरली जो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण नहीं, बल्कि हमारे रिलेशनशिप जो बांग्लादेश के साथ खराब होंगे उसको ध्यान में रखते हुए डिले किया गया। मतलब कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है, हमारी अभी आपने देखा ट्रांजिशन, आपको समझ में आई आर्टिकल में जो समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो कट्टर जो चीज थी हमारी, कट्टरपंथी जो थी हमारी, जो स्टार्टिंग में आपने देखा कि हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी, और अब हम धीरे धीरे करके सोच रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये शिफ्ट हम लोग को, ट्रांजिशन हम लोग को देखने को मिला हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के दौरान, राइट, दूसरी कंट्री के साथ। अब देखिए, देखो गाइस, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मैं इतना टाइम नहीं लेता एक एडिटर को एडिटोरियल को कवर करने के लिए, बट ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं किसी चीज पर आप टाइम लूं तो आप ये समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरा फोकस है हमेशा आपको बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट चीज प्रोवाइड कराना, जो चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की है। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं कि जिसमें मैं बस आपको एक ओवर बताता हूँ कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ, बस। बट इस आर्टिकल के अंदर हमें इंटरनेशनल रिलेशन तरीके से समझना था। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आर्टिकल है, राइट। आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि पूरी एक अच्छी अप्रोच आपको मिल रही है, प्रॉपर अप्रोच। तो ये चीज हमने देखी कि यार ट्रांजिशन हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अ न्यूट्रल पोजीशन विल नॉट डू। भाई इस प्रकार से मीठी छुरी बन के काम नहीं चलेगा। अब देखिए आप, silent or neutral position cannot mark the Modi government response to the changes in the way it has with Russia's invasion of Ukraine। क्या हम रशिया के इन्वेजन के बारे में बात करी हमने? अभी तक नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट पर विचार कर रहे हैं। अब देखिएगा, देखो दो चीजें होती हैं। एक बार मैंने आपको ये चीज कही थी कि आपको अपने इंटरेस्ट को जो है वो सबसे टॉप पे रखना है। अपने आप को सेल्फिश बना लो यार, ये एग्जाम क्योंकि आपको क्रैक करना है, सेल्फिश अपने आप को बनाना जरूरी है, राइट। इतना भी सेल्फिश नहीं बनाना है कि घर पे अपने माँ बाप बीमार पड़े और उनकी तरफ अपन देख नहीं रहे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश, अवॉइड एवरीथिंग, बट इतना भी नहीं, एग्जाम में इतना भी नहीं डूबना है कि अपन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो खो दे अपनी लाइफ से। हमने क्या किया, रशिया के साथ हम मीठे क्यों बने हुए हैं? S-400 डील, सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील। रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर है, हमें सबमरीन देता है, हमें वेपन्स देता है, देता है कि नहीं देता? तो हम उसके साथ मीठे बने हुए हैं। बट इस मीठेपन के कारण क्या हो रहा है, इंटरनेशनली हमने शायद कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के साथ दरार कर ली है, दरार कर ली है। सर वॉइस रेज हो सकती है थोड़ी, आई एम इन बस, वॉइस कम है इसलिए।
वॉइस रेज मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा दे। ईयरफोन यूज किया करो ना यार, मैं यूज ईयरफोन। So anyways, it is good यार, it is good to see कि आप ट्रैवल करते हुए भी जो है वो अपनी लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो। वेरी गुड यार, दिस इज द डेडिकेशन, दिस इज द डेडिकेशन, वेरी गुड। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को नहीं देखना। मैंने आपको कहा था कि अपन को पहले अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना, फिर दूसरे का करेंगे। अब हमारे घर में आग लगी है, पहले अपने घर की आग बुझाएंगे, फिर दूसरे के घर की आग बुझाएंगे, राइट? तो दिस ये प्रिंसिपल पर काम हमेशा करना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि कई बार ये प्रिंसिपल हमें ले डूबता है। मैंने आपको बताया ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान इतना नहीं डूबना है कि हम अपने अपनों को खो दें। हमारे लिए अपनी प्रायोरिटी बहुत सारी चीजों की होनी चाहिए, ठीक है, करो आप दूसरी चीजें प्रायोरिटी पे रखो। बट अगर एकदम से कोई इमरजेंसी आती है तो यू हैव टू टेक एक्शन। अब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे यार, ये एग्जाम आपको सिखाता है कि कैसे आपको मैनेज करना है अपने टाइम को, अपनी चीजों को। ये 1 साल, 1.5 साल की जर्नी आपको सिखाएगी कि आपको इस एग्जाम की तैयारी के साथ-साथ बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन को भी डील करना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे आप, भाई रास्ते में जा रहे हो, आपको सीएम से मिलना है, अचानक से खबर आ गई ये दंगे हो गए। सीएम से मिलना भी ज़रूरी है, दंगा भी जो है वो देखना ज़रूरी है। तो आप प्रायोरिटी पे किसको रखोगे? सीएम को से मिलना रखोगे या दंगे को रखोगे? दंगे को रखना है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो हमने क्या किया? हमने इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज़ के साथ कहीं न कहीं अपना रिलेशनशिप थोड़े से खराब किए, दरार आई है, क्योंकि हम चुप हैं। चाइना ने जब हांगकांग के ऊपर कब्जा कर लिया, पता है नहीं वाली बात आपको, इन्फ्लुएंस कर दिया हांगकांग को चाइना ने। पता होना चाहिए आपको इस बारे में बात। हांगकांग जो है चाइना के अंदर, ये हांगकांग के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि हांगकांग पहले ब्रिटेन की टेरिटरी हुआ करती थी, ब्रिटेन के रूल में हुआ करती थी। फिर ब्रिटेन ने जो है वो चाइना को जो है वो कहा कि हांगकांग का खुद का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया, ऑटोनॉमस क्षेत्र बोलते हैं ना अपन इसको, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी इसको कहा जाता है, नाम दिया जाता है। कभी पढ़ना हांगकांग के बारे में, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ये आएंगे, ये सब चीजें आती है न्यूज में रिपीटेडली, तो ये मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो हांगकांग जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, जो एक बार ईयर कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से 2047। दो टेरिटरी थी, हांगकांग और एक और टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मकाऊ। मकाऊ ही है। सो हांगकांग 2047, मकाऊ 2049, 2049। ब्रिटेन ने बोला था कि ये जो टेरिटरी है, इन टेरिटरी के अंदर जो है इनका खुद का रूल चलेगा, इन ये खुद अपने हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो तैयार करेंगे, अपने हिसाब से पूरी चीज मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। चाइना ने इन्फ्लुएंस कर दिया, चाइना ने बोला नहीं, हम नहीं मानते ये तुम्हारे एग्रीमेंट को, 2047 वाले एग्रीमेंट को, वी डोंट वांट योर इंटरवेंशन, हम आपके इंटरवेंशन को नहीं पसंद कर रहे हैं और हम मानते ही नहीं इस एग्रीमेंट को। इन्फ्लुएंस कर दिया, खत्म। जब ये घटना घटी तब उस समय भी हम चुप बैठे थे। इवन साउथ चाइना सी पर चाइना ने जो है वो आतंक मचा के रखा हुआ है, चाइना डराता है छोटी छोटी कंट्री को, उस पर भी हम डायरेक्टली बात नहीं करते, चुप चुप कर बात करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो इसी के कारण इंडिया जो है उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सभी की सभी साउथ एशियन कंट्रीज जो क्राइसिस में हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रेड को लेकर भी, बहुत सारी चीजों को लेकर भी, राइट? तो ये चीज है। अब ध्यान सुनना, पहला लेसन जो हमें सीखना चाहिए ये सब मुद्दों को लेकर, जो इंडिया की जो पॉलिसीज जो चेंज हुई हैं उसको लेकर, तो पहला लेसन जो हमें सीखना चाहिए, पहला लेसन ये है कि पॉपुलिज्म डज नॉट पे इन द लॉन्ग रन। पॉपुलिज्म क्या होता है गाइस? पॉपुलिज्म मतलब कि आप जो है खुश करो लोगों को, लोग जो आपसे डिमांड कर रहे हैं तो आप उनको आप कभी सभी को खुश नहीं कर पाओगे। ये चीज फैक्ट ध्यान रखिएगा। पॉपुलिज्म की जो प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है, मैं आपको बताता हूँ उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। पॉपुलिज्म, एक मिनट रुकिएगा, यस, a political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite group। तो ऑर्डिनरी पीपल जो है, कॉमन पीपल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन तक आप पहुंचते हो पॉपुलिज्म की अप्रोच से, कॉमन मैन तक पहुंचते हो, उनको बोलते हो अरे हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। भाई ये चीज लॉन्ग रन के लिए हेल्पफुल नहीं है।
आप दावे तो कर दोगे कि आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख आएंगे, और जब नहीं आएंगे ना तो वही लोग कूटेंगे आपको। बात सही है गलत है? ये एक चीज है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, हम लोग को फोकस जो है वो किस चीज पर जो है वो करना है, नेशनलिज्म के ऊपर, हाइपर नेशनलिज्म के ऊपर जो है वो फोकस करना है, रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। राइट? ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा का जो है वो वायलेंस हुआ, हिंदू जो माइनॉरिटी बांग्लादेश में, और हम चुप बैठे हुए हैं। भाई हमारी कंट्री में तो हिंदू मेजोरिटी में है, आप तो अपनी कंट्री में नारा लगा रहे हो, सेम घटना जो है वो दूसरी कंट्री में हुई है तो उस पर आपने बोला नहीं कुछ। हमारे किसान जो है सालों तक, साल तक, ऑलमोस्ट 1 ईयर यार, साल तक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने कुछ नहीं बोला। दिस इज इशू, दीज आर द इशू। कट्टरपंथी पर फोकस नहीं करना है, और ब्रिंग द मैन ऑफ मासेस सच एस महिंदा राजपक्षा, केपी ओली, इमरान खान टू पावर। तो ऐसी जो अप्रोच है ना, इस प्रकार की अप्रोच जो लोगों ने जो करी, कि हम लोगों की सुनेंगे, हम सबकी सुनेंगे, हम सबको जो है वो हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये लॉन्ग रन पे नहीं करता। अगर ऐसा होता तो ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो बैठे हुए थे, जो सत्ता से गिर गए, वो क्यों गिरे? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग पॉलिसीज। किस तरह की रॉन्ग पॉलिसीज अभी बताई गई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो कॉन्फ्लेट करते हैं। कॉन्फ्लेट का मतलब है, मतलब इक्वल, यानी कि एक चीज को दूसरे के समान रखते हैं। मतलब उनको लगता है कि इलेक्शन जो है वो जीत गए हैं दो चीज के आधार पर, एक तो गवर्नेंस, कि आप गुड सर्विस दो, बेस्ट टू बेस्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराओ, और दूसरा कांटे, ये इसको यार प्रोनाउंस जो है वो कैसे करेंगे, पांचे पांचे ब्रांचे ऐसे करके इसको प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा कुछ है। तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। एक मिनट रुकिए। कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस, कांटे ब्रांचे का ये मतलब है, चाहो तो लिख लो। कंप्लीट फ्रीडम, एक मिनट, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विश, मतलब कि सामने वाले की जो इच्छा है उसके अनुसार आप काम करिए। जैसे ये पूरे पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए, राइट? और मतलब ये है कि आप इलेक्शन जीतेंगे बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा के, अच्छी गवर्नेंस के थ्रू, और जो लोग चाहते हैं उनके लिए उस तरीके का काम करो, सबको खुश करो। तो इस तरीके से आप इलेक्शन जीत सकते हो। तो ये गलती है, अगर, क्योंकि इन लोगों ने ये सब चीज करी, बट गलती क्या कर दी? गलती कर दी कि ये क्राइसिस के समय पर इकोनॉमी लिफ्ट नहीं कर पाए। इकोनॉमी सबसे बड़ी चीज होती है गाइस, इकोनॉमी। अगर किसी को आपको निपटाना है ना, उसको जान से मत मारो। सबसे बड़ी सजा होती है कि उसके कमाई के जरिए को बंद कर दो। जहां उसका कमाई का जरिया बंद हुआ वहां भी फड़फड़ा जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अमीर जी क्या लिख रहे हैं? नॉट फोकस ऑन पीपल, इसीलिए लिंकिंग गवर्नमेंट इनकी, अच्छा, इसलिए इनकी गवर्नमेंट गिरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझे नहीं पॉइंट को। पॉइंट इसके अंदर जो है वो क्या कहा जा रहा है कि आपको लोगों पर भी फोकस करना है, आपको दूसरे कंट्री के लीडर्स पर भी फोकस करना है। आप मिक्स मत करो चीजों को। ये हमारे लिए था कि हम जो है वो लोगों पर, दूसरी कंट्री के लोगों पर फोकस कर रहे थे, लीडर पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें दोनों चीज पर फोकस करना है, क्योंकि लीडर ही तो है जिससे आप बातचीत करके जो है वो कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स पर फोकस करोगे। पॉलिटिक्स इन द सेंस ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रेड आप करोगे, कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे, राइट? इकोनॉमिक रिलेशन बनाओगे, डेवलपमेंटल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाओगे, राइट? तो ये सब चीजें आप वो रिलेट मत करो, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में था। और अभी के ये जो है ये चीज बताई जा रही है अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि कंट्री हमेशा गलती करती है कि वो सोचती है कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएगी तो उसकी सरकार चलेगी। ऐसा हमेशा नहीं है। अच्छी सर्विस में भी लोगों को क्या चीज चाहिए? लोगों को चाहिए पैसा, इकोनॉमी। अभी देखिए, अब जो बात बता रहा हूं अब उसको सुनना, क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि यार ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ कि आप, हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट? और फिर लोगों को खुश भी कर रहे हैं, राइट? हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यार लोग बाग को फ्रीडम दो, राइट? कि उनको खुश रखें, हम हर प्रकार की फ्रीडम दो। बट फिर भी सरकार की तैयारी, फिर भी आप लॉस में आ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि
आपने लोगों को इकोनॉमिकली खुश नहीं किया। लोगों को खुश होना है इकोनॉमिकली, ये आर्टिकल बता रहा है। देखिए, सेकंड इज दैट पॉपुलैरिटी ऑफ अ लीडर कैन डिक्लाइन शार्पली। जो लीडर की पॉपुलैरिटी है वो गिरेगी, एंड सडनली फॉर वन और कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस, एक या एक से ज्यादा रीजन के कारण जो लीडर की पॉपुलैरिटी गिर जाती है। गाइस मैं आपको बता रहा हूं, आप 50 अच्छे काम करो और एक बुरा काम कर दिया तो आप निपट गए। जनता है, ये पब्लिक है। आप जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपसे जनता हमेशा खुश रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसको बहुत प्रैक्टिकल रखो, और आप सभी लोग को खुश नहीं कर सकते। जहां ये बात अपने दिमाग में बिठा ली तो आप चीजों को अचीव करोगे। जो व्यक्ति सभी को खुश करने के पीछे भगता है उसकी बैंड बच जाती है। सभी को खुश करने के पीछे भगने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? जो ये इतनी बढ़िया बढ़िया इन लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर जो है वो काम करने की कोशिश करी, तो ये पॉपुलर लीडर थे, इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्लाइन हो गई। राइट, डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हुई? क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर क्राइसिस। अब आप देखिए श्रीलंका, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, श्रीलंका की बैंड बजी है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है। राइट, नेपाल की हालत खराब है। पॉलिटिकली तो उसकी तो हालत खराब ही थी। कोविड-19 के बाद बैंड बज चुकी है। तो लोगों ने क्या देखा? अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों ने क्या देखा? पैसा नहीं है। हटा उसको बाबा से पैसा। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के एक एग्जांपल दूंगा, मजा आ जाएगा सुन के। अभी सुनो, देखिए। तो केपी ओली won a victory in 2017, whereas his left alliance secured majority in both the houses and formed government in 6 of the 7 provinces. इमरान खान won की ये फालतू की चीज है, ये अपनी काम करनी है। These popular mandates could cast aside in just few years. तो इतने, यानी कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी, ये लोग मतलब आउटस्टैंडिंग तरीके से जो है वो जीते थे, बट फिर भी ये हार गए, ये हट गए सत्ता से। राइट, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट ड्यूरिंग क्राइसिस के समय पर नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो लीडर्स हैं उतार दिए गए क्राइसिस के समय पर। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। ये चीज है, तो ये पॉलिटिक्स वाली चीज है, ये अपनी अपनी कुछ खास काम की नहीं। बट एक जो मैसेज जो इसके अंदर है कि भाई जो भी पर्टिकुलर लीडर है, अब देखिए बिल्कुल टाइटल नजर आ रहा है, इकोनॉमी मैटर। जो भी लीडर है, आप जनता को खुश करो, बट उनकी जेब को जब तक आप खुश नहीं करोगे आप पावर पे नहीं रहोगे। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इकोनॉमी, मनी। मनी, मास्क नहीं पहनोगे तो 2000 का जुर्माना। किस पे आया? पॉकेट पे आया। एक बार आएगा, दूसरी बार पहन के जाना पड़ेगा। हेलमेट नहीं पहनोगे 500 का जुर्माना। क्यों ले रहे हैं पैसा? क्योंकि जब जुर्माना पड़ेगा जेब पे तो लोगों की हालत खराब होगी। जाओ फॉरेन कंट्री में, दुबई, कचरा फेंक दो सड़क पे। अरे सिगरेट पी लो कहीं पे भी खड़े होकर। उनके उनके वहां पे मैंने सुना है कि सर्कल बने रहते हैं अलग अलग जगह पे, आप उस सर्कल पे ही खड़े होकर सिगरेट पी सकते हो। बाकी उस सर्कल के बाहर जहां एक कदम लगा, फटाक से आ जाएगी पुलिस और तुम पे जुर्माना मार देगी। और ऐसा वैसा भी नहीं, लपक जुर्माना। जब ज्यादा जुर्माना होता है तो लोगों की हालत खराब रहती है। जेब समझना है, जेब, तो इकोनॉमी मैटर। तो नेक्स्ट लेसन, अब देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश। तो इससे हमें जो है वो क्या सीखनी चाहिए, और इसने भी सीखा। तो 1992 में इराक वॉर हुआ। राइट, पेट्रियोटिज्म को लेकर बिल्कुल एकदम, किसके बारे में? बिल्कुल देश के बारे में जोरों शोरों से इसने बात करना शुरू किया। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ाना शुरू किया। अरे बड़े बड़े वादे वादे करना शुरू कर दिए। फिर भी बिल क्लिंटन ने हरा दिया इलेक्शन में इसको, और उस समय स्लोगन दिया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करो। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करोगे या लोगों को पैसा दिखाकर खुश करोगे तो लोग बहुत खुश होंगे। 15 लाख दिखाकर ही खुश किया गया था। राइट, बात समझ रहे हो? सो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, राइट, defeat of populists has come not so much at the hand of opposition party but by, देखो क्या लिखा है, डिफीट जो हुई इनकी, ये स्लो डाउन इन ग्रोथ के कारण हुई, जॉब्स के कारण हुई। जॉब नहीं लगी, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, इसके कारण ये लीडर्स की डिफीट हुई है। राइट, हारे हैं। और इंडिया जो है
इसलिए छठा सक्सेसिव क्वार्टर इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पर लगातार लॉसेस जो है वो चल रहा है, लगातार लॉसेस। और अभी भी देखिए आप, इंडिया के अंदर महंगाई ज्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया जो है, इट नॉट ओनली स्टडी द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के जो कॉजेज हैं सिर्फ उसी को इंडिया को स्टडी नहीं करना चाहिए, राइट, पर और साथ ही साथ इंडिया को सर्वे भी करना चाहिए कि नई नई वल्नरेबिलिटीज यानी कि और भी कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर आई हैं, राइट, तो उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए, उससे सीख कर काम करना चाहिए। और बताया जा रहा है कि कॉमन चैलेंजेस जो हम लोग को इस क्षेत्र पर देखने को मिल रहे हैं, तो उससे इंडिया जो है उसको नए तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि हम जो है वो आपस में आसपास की कंट्री से मिलकर बात करें, ट्रेड को अपने बढ़ाएं, बिम्स्टेक के जरिए, वीवीआईएन इनिशिएटिव के जरिए, सार्क के जरिए, राइट, इन सब प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग को जो है वो क्या करना है, हम लोग को रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ट्रेड इंक्रीज करना है, पैसा चाहिए भैया, पैसा। मेन थिंग विच मैटर इज पैसा। पैसा रहेगा तो जनता आपसे खुश रहेगी। बट देखो, ऑप्शन भी आपके पास ऑब्वियस ही बात है यार, आपको अगर किसी दूसरे को जो है वो हटाकर बनाना है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। इंडिया के अंदर अच्छे लीडर्स का ऑप्शन जो है वो काफी कम है, बट फिर भी है। अब देखो, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिक्स वाली चीज में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, कोई काम का नहीं है। पॉलिटिक्स वाली चीज जो है वो आपके लिए ज्यादा होती नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप जो है वो किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हो, तो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। आप पॉलिटिकल पार्टी की बात मत करिए, आप उनके कामों की बात करिए, बस। तो ये अप्रोच आप हमेशा अपनी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप उसके लिए बने नहीं हो, आप पॉलिटिक्स में थोड़ा घुस रहे हो यार। आपके लिए तो जिसकी सरकार, उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। आपके लिए सब इक्वल है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए सब इक्वल होता है। यू गाइस आर ऑफिसर, आप ब्यूरोक्रेट्स, आपके लिए सब इक्वल है। कोई भी सरकार आए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो जनता के लिए काम करना है भाई। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम नहीं होना चाहिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इकोनॉमिकली फुलफिल होनी चाहिए, आपके यहाँ पर जो लोग बाग है वहां पर अच्छा गवर्नेंस उनको मिलना चाहिए, अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, तो ये आपके काम है। ठीक है, चलो, कितना अच्छा आर्टिकल, समझ में आई पूरी चीजें, मजा आया। थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने उसकी, सॉरी, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्योंकि ये आर्टिकल पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब देखो, ये वाला जो आर्टिकल है ये उनसे रिलेटेड है, नक्सलाइट्स वगैरह से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात जो है बताई जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ साइड पर हम लोग को, और इवन आंध्र प्रदेश की बात करें तो नक्सलिज्म वहां पर बहुत ज्यादा हम लोग को नजर आता है। ये आर्टिकल जो है वो लिखा है, ये बेसिकली ये फॉर्मर स्पेशल डीजीपी हम लोग को छत्तीसगढ़ के देखने को मिलते हैं, आर के बीच। तो इनका जो है ये आर्टिकल है, और इनके व्यूज जो है वो पर्सनल इन्होंने बताया। तो हुआ ये था, ये बात की जा रही है कि जैसे अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो छत्तीसगढ़ के हैं, भूपेश बघेल, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये मॉइस्ट के साथ जो है बातचीत जो है वो करेंगे, नक्सलाइट्स वगैरह के साथ बातचीत जो है वो करेंगे, और जो ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है उसको रिजॉल्व करेंगे, राइट। जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट, ये गोली सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल अथॉरिटीज है वो गोली चलाती है, वहां से वो गोली चलाते हैं, कैजुअलिटी होती है, मौतें होती है, राइट। तो कह रहे हैं कि अब हम इनसे बातचीत करके जो है वो इनको मेन पिक्चर पर लेकर आएंगे। बट इस आर्टिकल में ये चीज बताई गई है कि ये बातचीत जो है वो अभी की नहीं है, बातचीत तो पहले भी बहुत बार हो चुकी है, बट फाइनलाइज नहीं हुई, राइट। क्यों नहीं हुई? क्योंकि नक्सलाइट्स की डिमांड को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, सरकार नक्सलाइट्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही। किस टाइप की उनकी डिमांड है? एक तो उनकी ये डिमांड है कि यार उनका जो खुद का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको जो है आप मेन फ्रेम में जो है वो ले आओ, उसको आप कंसिडर करो, उसको बैन मत करो, उससे बैन जो है वो हटा दो, और वो भी जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सके। दूसरा पीसा से रिलेटेड था, पीसा के बारे में आपको पता है, पढ़ा है आप लोगों ने पीसा के बारे में? पीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पीसा को लाया जाए। पीसा कुछ नहीं है, सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो जो पंचायत थर्ड टीयर, पता है ना आपको पंचायत कैसे ऑपरेट करती है, ग्राम सभा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, पंच होते हैं, तो वो चीज आपको पता है, मतलब कि लोकल गवर्नेंस, इसको बोलते हैं लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो है वो आपने गवर्नेंस के लिए, लोगों की हित के लिए जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो वहां पर भी आप पंचायत लेकर आओ, वहां पर भी ये लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करो। तो ये उनकी डिमांड थी। तो इसके इसके अलावा तीसरी डिमांड थी कि इनके जो जेल के अंदर जो इनके लीडर्स हैं, राइट, सीनियर लीडर्स वगैरह जेल में बंद है, आपने जो हमारे लोगों को जेल में बंद किया उनको छोड़ो। चौथी डिमांड थी कि भाई अननेसेसरली आप हमें बुलाकर एनकाउंटर मत करो यार, डराओ धमकाओ मत। तो ये इन लोग की डिमांड थी। और सरकार की तरफ से डिमांड है कि भैया आप अपने आर्म्स को फेंक दो, यानी कि वेपन्स को फेंक दो, वेपन्स का इस्तेमाल मत करो।
तो ये अभी वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेपन्स को फेंकना नहीं चाह रहे जब तक कि इनकी डिमांड जो है फुलफिल ना हो। उसको लेकर बस ये छोटा-सा आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला था। बाकी और कुछ नहीं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब नेक्स्ट आर्टिकल की जो है बात करें, जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी के बारे में अभी हम लोग को देखने को मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 2 बातें कही थी। एक तो ओशियन फ्रेट चार्ज जो है इम्पोर्टर्स पे करते हैं, उस पर जो जीएसटी लगता है उसको हटाने की बात कर दी। दूसरी चीज़ जो है उन्होंने कही कि जो जीएसटी काउंसिल है, कल भी मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था कि जीएसटी काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो सेटअप की गई है कि किस प्रकार से जो है वो जीएसटी ऑपरेट होनी चाहिए। तो वो जो बॉडी है, सेंटर और स्टेट दोनों का ही इसमें रोल रहता है, राइट? और इस बॉडी के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिकमेंडेशन है, वो बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? और उसके रिकमेंडेशन जो है वो स्टेट माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, वो स्टेट का पर्सनल रोल होना चाहिए। तो इसमें यही बात की जा रही है कि अरे यार, जो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन टैक्स का, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद जो है ये वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स वाली चीज क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि जिन स्टेट्स में अपोजिशन पार्टी है, वो स्टेट जो है वो कभी भी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करेगी, वो उसको अपना वीटो का यूज करके उसको हटा देंगी, वो होने नहीं देंगी वाला काम, राइट? तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो उससे रिलेटेड एक छोटा-सा टॉपिक था, आर्टिकल था। अब ये एक और आर्टिकल जो हमें देखने को मिल रहा है, ये ज्ञान-वापी मस्जिद से रिलेटेड बट बहुत तगड़ा आर्टिकल है। इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से सीधी-सीधी जो है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो रिलीजियस मुद्दे जो हो रहे हैं, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है अगर प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का इस्तेमाल करती, जैसे आप खुद ही देखो ज्ञान-वापी मस्जिद में क्या हुआ? ज्ञान-वापी मस्जिद के केस में हमें क्या चीज़ जो है वो देखने को मिली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सिंपल सी चीज़, यानी कि अपना भी रोल हटा दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि यार ये तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये केस को भी हैंडल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सुनवाई करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। यही हुआ ना? तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जब रिलीजन से रिलेटेड मामला आ रहा है, रिलीजियस इश्यू आ रहा है, तो उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस तरीके से उसको एक्शन लेना चाहिए, उस तरीके से वो एक्शन नहीं ले रही है। जिस तरीके से उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, उस तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। बाकी प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 याद रखना, ये टॉपिक लगातार बार-बार 3-4 बार न्यूज़ में आ चुका है। तो 15 अगस्त 1947 के दिन और उसके बाद जितनी भी प्लेसेस हैं, एक्सेप्शन बाबरी मस्जिद वाला, तो जितनी भी प्लेसेस हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उन सभी प्लेस को जो है क्या कर दिया जाए, एज इट इज रखा जाए। उस रिलीजियस प्लेस को आप चेंज नहीं करोगे। मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली। बस ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये एडिटोरियल वाला पेज हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग को ये ओपिनियन वाला जो है, ये अपने लिए काम का नहीं है। और 10th पेज की जो न्यूज़ है वो भी ये सब रिपीटेड है, ये सब चीज़ें देखो, ज्ञान वापी का केस, पेगासस का केस, राइट? ये वाला एलिगेशन पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया था, ये मेरे ख्याल से वही वाला केस है कि जिसमें पुलिस ने जो है एनकाउंटर जो है वो कर दिया था, राइट? तेलंगाना वाला। तो यार इसमें भी कुछ काम की आपकी चीज़ नहीं देखने को मिली। अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, राइट? सेंटर ने एग्जीक्यूट किए हैं 2 ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन के। तो डिलिमिटेशन कमीशन का रोल क्या होता है, काम क्या होता है? तो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तैयार करना, बनाना। अभी डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो किस सेंसस के आधार पर बनाई है? अभी लेटेस्ट जो जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमार्केट हुई है, ये 2001 के सेंसस पर हुए हैं, 2011 नहीं, 2001। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। 2011 बोलोगे तो गलती हो जाएगी। 2001 के सेंसस के आधार पर हम लोग को देखने को मिला है कि ये बनाया गया, ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ी-सी ध्यान में रखना। और बाकी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में प्रॉपर डिटेल लेक्चर है ऑलरेडी। अगर आपको कवर करना है तो आप कवर कर सकते हो। डिलिमिटेशन कमीशन डाल देना, आगे जहाँ सर अकेडमी फॉर आईएएस डाल देना, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। बाकी अभी 1-2 दिन में स्पेशल क्लासेस, तो 1-2 दिन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। 3-4 दिन में स्पेशल क्लासेस शुरू होंगी, तब उसमें ये सब टॉपिक्स को ऑलरेडी आपको कवर करवा ही दूँगा। चलिए, टूर ऑफ ड्यूटी पता है आपको क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी। इंडियन आर्मी एक मॉडल पर जो है, इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्स ही मैं बोलूँगा, या डिफेंस मिनिस्ट्री मैं बोल दूँ। तो ये एक मॉडल पर जो है वो काम कर रही है, जिस मॉडल के तहत हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि एक व्यक्ति 4 सालों के लिए, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर, अरे यार आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, काश मैं भी देख लूँ, मेरा भी बहुत इच्छा है आर्मी में जाने की, बट मुझे आर्मी में जाने की तो बहुत इच्छा है, बट मैं अपने करियर नहीं बनाना चाहता, परमानेंट करियर आर्मी में। मैं बस जाकर थोड़ा-सा ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ वो थ्रिल। तो उसी चीज़ के लिए, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो कुछ समय के लिए जो है वो अमेरिकन आर्मी में जो है वो रिक्रूट हो सकते हैं।
तो उसी मॉडल टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल पर जो है वो काम किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी इसको रोल आउट किया जाएगा, बहुत ही जल्दी अब ये नजर आएगी। 4 सालों का ये होने वाला है। 4 सालों के पीरियड में इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल का जो पीरियड होगा, ये पीरियड में सर्विस जो है वो करेंगे, राइट। चलिए ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट, बहुत जल्दी ये चीज आएगी। बाकी देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, क्या डिफरेंस होता है पावर का इन दोनों के बीच में? क्या इन दोनों के बीच में कोई पावर का कोई डिफरेंस है? चीफ बड़ा होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब चीफ बड़ा है ना? नहीं, यस बिल्कुल सही करें, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इक्वल होते हैं। चीफ तो सिर्फ नाम दे दिया जाता है, बस इक्वल होता है, कोई पावर का डिफरेंस नहीं, सेम पावर, सेम पर्क, सब कुछ सेम। और इसमें बताया जा रहा है कि इनके जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं जो इनको दिए जाते हैं, तो बताया जा रहा है कि उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस को जो है वो खत्म करो, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक था। बाकी इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बॉडी के बारे में आज ही लक्ष्मीकांत पॉलिटी से इलेक्शन कमीशन का टॉपिक जो है पढ़ लेना, और फिर पढ़ने के बाद नीचे डाल देना आप इस पे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि आपने जो है वो कवर कर लिया। तो ये आपके लिए एक टास्क है छोटा सा। अब ये बताया जा रहा है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिंता जो है व्यक्त करी है। नेक्स्ट न्यूज में हमें देखेंगे किस प्रकार की चिंता की। कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो जितनी तेजी से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो रही। और कह रहे हैं कि अडॉप्ट करो एक प्रिंसिपल को, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। भाई जो भी वैक्सीन जल्दी एक्सपायर होने वाली है उसको पहले जो है वो लगवा के खत्म करो, राइट, जिससे कि वेस्टेज जो है वो ना हो। फिर ये हर घर दस्तक कैंपेन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, हर घर दस्तक कैंपेन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर जो है वो लोगों को वैक्सीनेट करना, लगाना, तो उससे रिलेटेड ये कैंपेन है। स्पेशल फोकस स्कूल या कॉलेज के बच्चों के ऊपर, स्पेशली ओल्ड एज पर्सन के ऊपर जो है वो रखा गया है। चलिए एक मिनट पानी पी लेता हूँ, आगे बताता हूँ। ये नेचीपू टनल क्वेश्चन आएगा। कि नेचीपू टनल जो है वो कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश ध्यान में रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के टनल में सिर्फ यही आएगा। इस टनल का जो है वो जो एक्सकेवेशन, जो खुदाई होती है ना टनल बनाने के लिए, तो वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये चीज बस थोड़ी सी न्यूज वाली है जो ध्यान में रखनी है। अब देखो बॉस, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, पता है ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है? किसी को पता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में, जीन्स को मॉडिफाई कर देना। क्या कर देना? जीन्स को मॉडिफाई कर देना। आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग चलती है। कैस्पर कैस 9 इस टूल का नाम ध्यान में रखना, क्या है? क्रिस्पर कैस 9, ये टूल है गाइस। इस टूल का इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। मतलब एक जैसे प्लांट की स्पीसीज है, अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर कि एक प्लांट है, अब इस पे लग रहे हैं कीड़े बहुत ज्यादा, तो क्या किया हमने, देखा कि यार एक और ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी स्मेल के कारण जो है ये कीड़े भग जाते हैं। होते हैं ना काफी सारे प्लांट जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है कीड़े भगाने की। जैसे जो किसान होते हैं वो अपने खेत में अलग अलग जगह पर कुछ ऐसे प्लांट्स जो है वो लगा देते हैं कि जो कि नेचुरली जो है वो कीड़ों से प्रोटेक्ट कर सके। होता है ना, वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि एक प्लांट है जिसपे कीड़े बहुत लग रहे हैं, तो हमने क्या किया, दूसरा प्लांट है जिस पर कीड़े नहीं लगते, तो उस दूसरे प्लांट का जो जीन है जिसके कारण वो कीड़े नहीं लग रहे, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक ऐसे प्लांट पर जिसपे कीड़े लगते थे और जो हमारे लिए जरूरी था। तो उससे क्या हुआ, उससे एक प्लांट में दोनों प्रॉपर्टी आ गई। अब वो प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट हो गया, उस पर अब कीड़े नहीं लगे क्योंकि उसमें उसके जीन्स को हमने चेंज कर दिया। ये चीज है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। समझ में आया बिल्कुल सिंपल शब्दों में? सर क्या येलो वाटरमेलन न्यू वैरायटी है वाटरमेलन की, वो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू हुआ है? देखो यार, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये येलो वाटरमेलन का केस मुझे भी नहीं पता है, टू बी वेरी क्लियर। एंड सेकेंडली, अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता तो ये आप तक पहुंचता नहीं बेटा, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये अलाउड नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। सिर्फ बीटी कॉटन ही अलाउड है, सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये नया आया होगा मार्केट में, बट ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये एक अलग इसकी प्रजाति होगी
बट बीटी ब्रिंजल भी नहीं है, सिर्फ बीटी कॉटन, सिर्फ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन इज अलाउड है, नॉट इवन बीटी ब्रिंजल ऑल्सो, इसको अलाउ नहीं किया है। इसकी एप्लीकेशन पहुंच गई बट इट इज नॉट अलाउड। पढ़ाया था आपको पहले, आई थिंक की भूल गए, बट कोई ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर से अपन ये ऑनलाइन सर्च कर लेंगे येलो वाटरमेलन के बारे में, फिर बढ़िया चीज है, फिर मैं भी खाऊंगा अगर मार्केट में अच्छा अवेलेबल है, राइट। वैसे भी वही वही चीजें खा खा के पक गए यार, कुछ नया जीवन में हो तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो समझ में आया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। अब कुछ फैक्ट्स समझो यार, ये ये कानून, थोड़ा सा कानून नहीं, बेसिकली ये रूल है, गाइडलाइन है, गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट 2022। तो ये गाइडलाइन जो है वो अभी सामने आई है। इस गाइडलाइन के थ्रू थोड़े से नॉर्म्स जो है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो है उसको रिलैक्स किया है डीबीटी ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, राइट। कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उन पर जो रिसर्च की जाती है, अब जो भी लोग उस पर रिसर्च करेंगे, राइट, तो उसके लिए उन्हें अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से। इस कमिटी का नाम आप याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो लोग साइंस वाली मिनिस्ट्री को जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, बट आपको लिखा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि ये बॉडी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, राइट। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, ये रिसर्च जितनी भी होती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट की, उसका आकलन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं और रिकमेंड करते हैं, और या फिर डिसअप्रूव कर सकते हैं कि फार्मर की फील्ड पे ये वैरायटी जो है वो नहीं लगाई जाए। बट हालांकि फाइनल कॉल जो लिया जाता है वो एनवायरमेंट मिनिस्टर का होता है, और उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो प्लांट कल्टीवेट किया जाना है, उस स्टेट का होता है फाइनल कॉल। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो भी सैंक्शन जो है वो लगा सकती है एग्जेम्पशन से रिलेटेड, यानी कि जो अभी ये एग्जेम्पशन की बात की है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मना भी कर सकती है, नहीं ये एग्जेम्पशन नहीं देना। और बीटी कॉटन, जहां पर एक जीन जो है वो सॉइल बैक्टीरियम का उपयोग किया गया था, किस पर्पस के लिए? प्लांट को पेस्ट अटैक से बचाने के लिए, कोई कीड़ों से बचाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, कॉटन जो है, कॉटन की का जो प्लांट है, क्रॉप जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके अंदर सॉइल बैक्टीरियम जो है वो उसका जीन लगा दिया, कि जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े ना पड़े। तो वही एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको दे रहा था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, क्यों अलाउ नहीं कर रहे हम लोग, क्यों डर रहे हैं इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको लगाने के लिए, क्यों इतना हम डर जा रहे हैं? हम डरते इसलिए हैं क्योंकि ये है बायोलॉजिकल चीज है। अब हमने उस प्लांट को लगा दिया, आपको आज वो प्लांट अच्छा नजर आ रहा है, कल अच्छा नजर आएगा, परसों अच्छा नजर आएगा, 1 महीना अच्छा लगेगा, 2 महीने अच्छा लगेगा, 5 महीने अच्छा लगेगा। अगर आने वाले 50 साल, 100 साल के बाद वो प्लांट इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया और वो इतनी तेजी से फैल गया कि आपको पता ही नहीं लगा, उसने मिट्टी को अगर खराब कर दिया, उसने आसपास के प्लांट्स को मार दिया, वो इन्वेजिव स्पीसीज बन गया। मतलब इन्वेजिव स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज को अटैक करके निपटा दे, वो ऐसा बन गया, तो आप क्या करोगे? बैंड बच जाएगी। इसीलिए हम लोग अलाउ नहीं करते, इसी डर के कारण कि हमारे पास एक लंबे समय का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बायोलॉजिकल है यार। आप जानते हो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को देखो ना, हम लोग बंदर से बने, एप से, पता है आपको? इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन बायोलॉजिकल चीज में होता है। कोरोना वायरस क्या हुआ? म्यूटेशन। पढ़ा है ना आपने? ये सब टर्म्स पढ़े होंगे, कोई नए टर्म तो नहीं है आपके लिए ये सब। म्यूटेशन, जो वायरस म्यूटेट करता है, अपने आप को चेंज करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यही एक वजह हम लोग को देखने को मिलती है, यही डर है कि लॉन्गर रन में, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग, कि यही डर है कि जिसके कारण से हम अप्रूव नहीं करते। तो ये कमेटी का नाम ध्यान में रखना, राइट, अप्रूवल डिसअप्रूवल से रिलेटेड। फिर एलिफेंट की बड़ी डेथ जो है वो हो रही है बेसिकली ट्रेन से कटने के कारण। सर वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंडर नहीं आता क्या, जब दो प्लांट्स को एक साथ मिला के न्यू वैरायटी बन जाती है, जैसे डिफरेंट कलर ऑफ रोजेस बनाए थे? अरे नहीं नहीं, देखो देखो सुनो सुनो, आप जिसकी जो है बात कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग बोलते हैं ना आई थिंक इसको, इस टेक्नोलॉजी को। अब मैं शायद मुझे याद नहीं, बट मुझे एकदम से क्लिक हुआ ग्राफ्टिंग। ये अलग है, ये चीज अलग है। इसमें जो है वो आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो,
और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आप आर्टिफिशियली एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उठाकर जानबूझ के उसको निकाल के आप दूसरे के साथ लगा देते हो। रिप्रोडक्शन में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंस है यार। समझ में आया आपको? अब क्लियर हुई बात? डाउट क्लियर? चलो, एलिफेंट्स की डेथ हुई, ये चमका और हजोंग। तो कहा जा रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है केंद्र सरकार को और अरुणाचल प्रदेश सरकार को कि यार जल्दी से जल्दी इनकी सिटीजनशिप के अधिकार जो है उनको प्रोवाइड कराओ, चकमा और हजोंग ट्राइब को। तो ये ट्राइब गाइस, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना। चकमा जो है वो बुद्धिस्ट है और हजोंग जो है वो हिंदूज है। ये जो ट्राइबल ग्रुप जो है ये भागा था कौन से एरिया से? ये बांग्लादेश से भागे थे, बांग्लादेश का एरिया से ये भागे थे, राइट। वहां पर एक हिल भी है, और मुझे हिल का नाम जो है वो अभी याद नहीं आ रहा। जब कोई स्पेशल क्लास करेंगे इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे टॉपिक में मैंने कवर करा चुका हूँ। पता नहीं एक अच्छा सा नाम है उस का, एनीवेज। तो ये आए थे बांग्लादेश से, राइट। क्योंकि एक पर्टिकुलर डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण जो है इनका जो घर बार जो था वो पानी के नीचे जो है वो चला गया था, सबमर्ज हो गया था, तो इनको जो है वहां से भगना पड़ा था। चलिए, और क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर से तैयार कर रही है, फिर से बना रही है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को आर्कियोलॉजी पर। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी जो काबा हमें देखने को मिल रही है, ये बेसिकली क्या करेगी? ये कॉन्टैक्ट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की फील्ड में, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करती हैं, आर्कियोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट करती है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी बनाई गई है, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, फिर से तैयार की गई है। बस इसके अंदर कुछ लोकेशन है रशिया, जैसे आप रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि लुहांस्क। तो इस लोकेशन के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना आपके लिए। एक चलो अपन अभी मैप की प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। रुक जाओ, आज की नहीं था मतलब मैप की प्रैक्टिस। ब्लैक सी अपन देख लेते हैं, ब्लैक सी और स्नेक आइलैंड वहां पर है, बस ये चीज ध्यान में रखना। रुको मैं एक मिनट ओपन करता हूँ। ब्लैक सी, स्क्रीन दिखाई दे रही है गाइस? चलिए मैप ओपन कर रहा हूँ मैं। यार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है यार, आज पता नहीं बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और देखिए आपको वर्ल्ड मैप जो है वो नजर आ रहा है, ले चलते हैं। ये देखो, ये प्यारा सा हमारा इंडिया है, राइट, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया से जो है वो आप किसकी तरफ जो है वो जाएंगे? वेस्ट की तरफ जो है वो चलते हैं अपन। तो इंडिया से वेस्ट की तरफ जो अपन गए तो अपन को क्या मिला? पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, साइड में ईरान। ईरान से जो है वो दौड़ लगाते हुए जाओ, अजरबैजान के पास चले जाओ, उसके बाद टर्की आपको नजर आएगी, राइट। और टर्की के ऊपर ही देखिए ब्लैक सी। अब गौर से देखिए, ब्लैक सी के साथ यूक्रेन अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट। और बुल्गारिया हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, राइट। रोमानिया नजर आ रहा है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए पूरी चीजों को। मोल्डोवा मोल्डोवा नहीं कर रहा, राइट, यूक्रेन कर रहा है, और रोमानिया कर रहा है, बुल्गारिया कर रहा है, टर्की हमें देखने को मिल रही है, जॉर्जिया देखने को मिल रही है, रशिया देखने को मिल रही है, राइट। तो ये है ब्लैक सी। तो ये लोकेशन बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है, लोकेशन। और यहाँ पर हम लोग को जो है स्ट्रेट्स कुछ नजर आते हैं, एक बॉर्डर बॉडी को दूसरी बॉर्डर बॉडी जो कनेक्ट करती है, तो ये सब स्ट्रीट्स वगैरह भी यहाँ पर है। तो ये मैं इस पे लेके जाता हूँ आपको। देखो, कर्च स्ट्रीट के नाम से ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है, ये वाला एरिया। देखो ये लिखा है, दिख रहा होगा, आई थिंक आपको दिखाई दे रही है वो कर्च स्ट्रीट। तो ये क्षेत्र है कर्च स्ट्रीट का, ये देखो ये दिख रहा है आपको। तो ये सब चीजें इस प्रकार से आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये सी ऑफ अजोब है, क्या है? सी ऑफ अजोब।
तो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव के साथ कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है बताओ? अभी बताया, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपनी न्यूज पे। बस थोड़ा सी बचा है, 5 मिनट का बस और टॉपिक बचा है, मुश्किल से 5 मिनट का। तो स्नेक आइलैंड यहीं पर ही है, ब्लैक सी पर। स्नेक आइलैंड जो है वो सिंबल बन गया था यूक्रेनियन रेजिस्टेंस का। आपको पता है जब ये यूक्रेन और रशिया का जब इशू हुआ था, तो एक रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत फेमस हुई थी, राइट? रशिया के ट्रूप्स जो है वो बोल रहे थे कि यूक्रेनियन जो सिविलियंस हैं, सोल्जर्स हैं, उनसे कि आप यहाँ से जो है वो जाओ थोड़ी। तो इनने जो है वो जवाब में जो है वो बहुत मतलब स्ट्रांगली जो है वो जवाब दिया था कि हम तो सरेंडर नहीं करने वाले, हम तो लड़ने के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके का याद है, बहुत जो है वो चला था, बहुत तगड़ा। हम लोग को एक रेडियो में मैसेजेस जो है वो देखने को मिले थे, काफी सारे जो है आए थे, इसी क्षेत्र से जो है वो आए थे, राइट? अब डॉनबास, डॉनबास क्षेत्र ध्यान में रखना, रशिया ने इस पर कंट्रोल कर लिया है, राइट? और लुहंस्क, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट? बस सिर्फ लोकेशन इसको ध्यान में रखिए। श्रीलंका के अंदर बड़ी दिक्कतें चल रही है, लोग लोग जो है ना वहां पर पेट्रोल मिल पा रहा है लोगों को, खाने के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, बहुत हालत खराब है श्रीलंका के अंदर। इंडिया जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, इंडिया ने लगभग 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया है। अब एक देखो गाइस, ये वाला जो इनिशिएटिव है, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, क्या है? क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। क्वाड कंट्री जो है आप जानते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, तो ये 4 कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? क्वाड के अंदर। तो इन कंट्री ने मिलकर एक वैक्सीन इनिशिएटिव लेकर आए थे। और ये वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत इनका मेन एम ये था कि इनको मैन्युफैक्चर करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है एटलीस्ट 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन को एशिया क्षेत्र में, एंड ऑफ 2022। तो अभी ये चैलेंज चल रहा है। ओरिजिनल प्लान इनका मार्च 2021 में लाया गया था, और मेन फोकस था कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है उसको हम पहले तो बनाएंगे बायोलॉजिकल ई फैसिलिटी जो हैदराबाद में, वहां वहां पर, और इसको जो है वो हम लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम जो है वो क्या आ रही है? इंडेमनिटी इशू का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या होता है गाइस इंडेमनिटी इशू? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लॉज इंडेमनिटी क्या होती है? सिंपल शब्दों में इंडेमनिटी का क्लॉज ये होता है कि एक कंपनी अगर वैक्सीन बना रही है और उस वैक्सीन से अगर किसी को नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी सरकार ले, कंपनी नहीं लेगी। मतलब उस वैक्सीन से अगर लोग मर जा रहे हैं तो जिम्मेदारी सरकार ले, सरकार मुआवजा दे, कंपनी मुआवजा नहीं देगी। तो ये होता है इंडेमनिटी। क्लियर? तो यही है, ये इशू है इंडियन लॉ के साथ, ये लफड़ा चल रहा है इंडेमनिटी को लेकर, तो इसलिए ये वैक्सीन बन नहीं पा रही, राइट? और सेफ्टी कंसर्न भी है एक इस वैक्सीन से रिलेटेड, और डब्ल्यूएचओ ने भी अप्रूवल जो है वो इस वैक्सीन को नहीं दिया है, हालांकि इसकी डिमांड भी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो काफी कम है। तो ये मुद्दा है, इसके कारण कही है काम नहीं बन रहा है। तो आपको इसके अंदर तो दो चीज पता होनी चाहिए, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव और ये इंडेमनिटी क्लॉज। पाकिस्तान की भी हालत खराब है, बहुत कर्जे में है। कर्जे में तो जाना ही था इन लोगों को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को। आपने पाला है चाइना को, चाइना को पालोगे तो मीठी छुरी है, बैंड बजाएगी आपकी। इसमें क्या हम लोग को बताया जा रहा है, इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज आ रही है। आपको बताएगा इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसा क्यों देती है सरकार को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सरप्लस पैसा होता है, ज्यादा पैसा होता है, क्यों ट्रांसफर करती है? न्यूज यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया है कि ये 30,307 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। हालांकि ये सरप्लस जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम है। बताइए जरा कि क्यों एक्स्ट्रा पैसा जो बनाती है आरबीआई पूरे साल में, वो क्यों सरकार को दे देती है? भैया एक चीज बहुत सिंपल कंसेप्ट को दिमाग में रखना, आरबीआई किसकी है? सरकार की है। आरबीआई किसकी है? आरबीआई तो सरकार की है ना, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ओन करती है आरबीआई को, गवर्नमेंट की रेगुलेटर है, राइट, बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो जब ये पैसा बनाएगी तो किस लिए बनाएगी? गवर्नमेंट के लिए तो बनाएगी ना। लोग कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में नहीं रख पाते, प्रॉब्लम ये है। लोगों को लगता है कि अरे ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ये तो गलत। अब कॉमन मैन है वो बोलेगा कि अरे देखो सरकार तो ये गलत कर रही है, आरबीआई से इतना पैसा ले रही है। कोई गलत नहीं कर रही।
आरबीआई, अब देखो सरकारी पीएसयू जो होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी होती है। सरकारी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो किसकी जेब में प्रॉफिट जाएगा? सरकार की जेब में जाएगा। तो आरबीआई किसकी है? सरकार की है ना। तो सरप्लस अमाउंट इसका होगा तो किसकी जेब में जाएगा? सरकार की जेब में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। जेट एयरवेज का दिवालिया निकल गया था, पता है आपको? और अभी मेरे ख्याल से 3 साल के आसपास हो गया इसको। अभी कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक ये फिर से ऑपरेशन में जो है वो आ जाएगी। राइट, और कैसे ऑपरेशन में जो है आएगी, क्योंकि अभी यूएई के एनआरआई मुरारी लाल जलान और लंदन की कार्लरॉक कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये जो है ओनरशिप ले रही है जेट एयरवेज की। और उसका जितना भी जो दिवालिया जो हो गई थी, जितना भी उसका बकाया था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के तहत जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चल रही थी, तो ये उसके नुकसान की भरपाई करके इसको टेक ओवर करके अब इसको उड़ाएंगे। तो डीजीसीए ने जो है वो एयर ऑपरेशन ऑपरेटर परमिट जो है वो जेट एयरवेज को ग्रांट कर दिया है। और एयरलाइन जो है वो अपनी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो रीस्टार्ट करेगी। 3 साल से ज्यादा के समय से बंद पड़ी थी। इंडिया जो है वो गेहूं को एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये वाली चीज आप जानती हैं। हाँ, ये यूक्रेन का जो क्राइसिस है ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। चलिए, स्पोर्ट की न्यूज कुछ काम की जो है वो है नहीं, सिर्फ इतनी न्यूज थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने कोर्सेज के बारे में, आपको अगर पूरा जो है वो 2023 के लिए प्रॉपर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करें। कोर्स की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। और किसी की कोई डाउट है तो आप डाउट लिख सकते हो, मैं जब तक कोर्स की डिटेल्स बता देता हूँ। तो आपको स्क्रीन पर गाइस दिखाई दे रहा होगा। राइट, तो ये है कोर्स की डिटेल्स। 12 मंथ्स का पूरा कोर्स है। जनरल स्टडीज प्रीलिम्स मेंस दोनों की पूरी तैयारी जो है वो लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के साथ आपकी करवाई जाएगी। हर एक चीज जीएस पेपर 1 2 3 4 प्रॉपर पूरी तरह से होगा। फीस जो है 12 मंथ्स के लिए सिर्फ 12,000 रुपीज फीस है। और लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको जो है वो मिल जाएगी। बाइलिंगुअल कोर्स होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। क्लास में ही पूरे के पूरे नोट्स आपके कवर करवाए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे अगर जरूरत पड़ती है तो, वरना बुक में मार्क करवाए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल होगी। 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस करने की। और सब कुछ यार, ये तो छोटी चीज है, और सब कुछ हर प्रकार का सपोर्ट। आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, कोई चीज आपको नहीं बन रही, प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है इस बैच के दौरान। तो आपका क्या डाउट है, मैं डाउट ले लेता हूँ। अरे आज तो यहाँ पर बहुत गर्मी है यार, हम मेरे यहाँ तो हालत खराब पड़ी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल आपके पास एक मैसेज आया होगा कि मैं रात में 1:35 के आसपास, कि एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा बाहर था और मुझे लग रहा, और मैं घर में ही आया हूँ करीब 3 बजे 3:30 के आसपास। और मुझे लग रहा था कि यार बस का ना हो पाएगा। फिर मैं सोया। फिर एकदम क्या होता है कि यार मेरे साथ सीन जो है ना, मेरी नींद ज्यादा नहीं है। मैं मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे, तो और कम होती आ रही मेरी नींद, पता नहीं क्यों। पहले तो चलो ठीक है 5 घंटे में सो जाता था, आजकल 3 3.5 घंटे ही सो पा रहा हूँ। और उससे अब लगती नहीं। अब देखो, अब जैसे मैं सोया 3:30 सोया 7 बजे उठ गया, तो 7 बजे उठ के फिर ये मैंने ये करना जो है वो काम शुरू कर दिया। एडिटोरियल क्या क्या चीज काम की है क्या नहीं है, फिर आपको मैसेज डाल देंगे। क्लास जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम पे होगी, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है क्लास को जो है वो करना। अच्छा चलो भाई, फिर अब एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है मीटिंग का। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अमनजीत जी, सी सेट की क्लासेस हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो सबके लिए है। सी सेट का यूट्यूब पर आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मतलब करा दिया गया है। 78 क्लासेस है, 100 घंटे, 78 या 80 क्लासेस है, 100 घंटे के ऊपर की क्लासेस है, जिसमें सब कुछ जो है वो कवर है सी सेट का। आज 12 बजे, योगिता जी आज एक्चुअली क्लास होनी थी 12 बजे। आज 12 बजे क्लास होनी थी, बट वो हो नहीं पाई, क्योंकि हमने अभी ले ली क्लास। चलो, चलो साइन ऑफ कर रहा हूँ, है ना? अब मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए कल मिलेंगे 4 बजे। संडे वाला दिन जो होता है शाम में 4 बजे की क्लास लेते हैं। जय हिंद गाइस।